हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस। और एलसीआर सीरीज में रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले लगा हुआ टाइटल रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। रेजोनेंस फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एलसीआर एसी सीरीज सर्किट डिस्कस करी थी, राइट। तो हमने वहां पे देखा था कि एलसीआर सीरीज सर्किट में अभी मैं इस तरह से तीनों साथ में बनाऊंगा। यहाँ पे हमारा है इंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर और फिर है रेजिस्टर। तो तीनों में सेम करंट फ्लो होता है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। और जब अपना वोल्टेज सोर्स है वो हमें मिलेगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओनली हमारा इंडक्टर होता है उसके अंदर वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर के अंदर करंट की कंपैरिजन में वोल्टेज होगा वो हमारा लीड करेगा π/2 से। जो कैपेसिटर होगा उसमें करंट लीड करेगा π/2 से, यानी कि वोल्टेज जो होगा वो π/2 जितना पीछे होगा। और हमारा जो R होगा रेजिस्टर, उसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि रेजोनेंस क्या है ना। तो जैसे हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल बता रखा है कि स्विंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चा है जो झूला झूल रहा है, राइट। अब देखो ये हमारा झूला है, तो यहाँ से जो झूला हमारा हमने मान लो एक बार धक्का दे दिया या बच्चे ने खुद से अपने पैर से पीछे गया फिर रिलीज किया पैर को, राइट। तो वो जो झूल रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है झूले की, दैट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। जो स्विंग है वो अपने आप जो मूवमेंट कर रहा है वो जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो उसको हम न्यू जीरो से इंडिकेट करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सिस्टम है उसका वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब धीरे धीरे अगर हम और अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ पे डैम्प होता जाएगा और बिल्कुल जीरो हो जाएगा, राइट। तो रेजोनेंस किसे बोलते हैं? तो हर एक बॉडी की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती है, राइट। तो यहाँ पे इस झूले की जो नॉर्मली हम उसको एक बार हमने धक्का दे दिया तो झूल रहा है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मान लो ये एक पेंडुलम जैसा ही है, राइट, क्योंकि लेंथ एल है और मास लगा हुआ है। मान लो जब झूला यहाँ आके जब वापस बैक जाएगा, जब बैक जा रहा है तब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल एनर्जी से एक दूसरी फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड करी, राइट। आपको इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी है कि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। ये एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल सोर्स ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, मान लो कि ये हमारा झूला इस तरफ आया, जब झूला बैक जाएगा उसी वक्त अगर हम उसको उतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो बहुत अच्छे से उसको एम्पलीट्यूड उसका मिलेगा और एम्पलीट्यूड तब मैक्सिमम होगा जब हमारा झूला इस तरफ आया। और जब वो बैक जाने की तैयारी में है तब हमने अप्लाइड फोर्स लगाया उसी के ऊपर, यानी कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमने दी। तो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमने जो बाहर से अप्लाई करी, दैट इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गई बस उसी कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस। और जब भी रेजोनेंस होता है तब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन बॉडीज नेचुरल फ्रीक्वेंसी will be same exactly match with the applied frequency, then amplitude of system become maximum. This phenomena is called resonance. यही phenomena को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे, राइट। क्या मैं लिखता हूं, when bodies natural frequency becomes equal to applied
frequency which is called driven frequency, that then amplitude of system become maximum. This phenomena is called resonance. ये फिनोमेना जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, राइट। तो रेजोनेंस में हमारा यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। फ्रेंड्स, रेजोनेंस फिनोमेना बहुत सारी जगह वर्क करता है। जब अर्थक्वेक आता है तब सेस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती है, राइट। जब झूलता हुआ पुल होता है, अगर उस पर सोल्जर्स मार्चिंग कर एक साथ, तो भी यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमें किसका रेजोनेंस करना है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी का। देखो आप कि यहाँ पे हमने देखा, अगर ये तीनों को मैं यहाँ पे मर्ज करूं तो इस तरह से होगा। यहाँ पे होगा हमारा VR, ऊपर की तरफ हमारा होगा VL और नीचे की तरफ होगा हमारा VC, राइट। तो हमें पता है कि VL की मैक्सिमम जो वैल्यू आती है IMXL, यहाँ पे आएगी IMXC और यहाँ पे आएगा IMR। तो करंट को कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर दें तो अब देखो यहाँ पे होगा हमारा XL, यहाँ पे XC। अगर दोनों यहाँ पे सेम रहते हैं तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जितना रेजिस्टेंस हमारा इंडक्टर का होगा, अगर उतना ही रेजिस्टेंस हमारा कैपेसिटर का हुआ, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तब जाके हमारा रेजोनेंस बनेगा, राइट। यानी कि एक्सेल में जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एल और यहाँ पे जो है 1/ओमेगा c, तो ये ओमेगा में जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू को कैंसिल कर देगी और तब हमारा इंपीडेंस मिनिमम होगा और इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यही हमारा है रेजोनेंस फिनोमेना। तो आई होप आपको रेजोनेंस क्या है वो आइडिया आया होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के जरिए करेंगे कि रेजोनेंस किस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो है उसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो इक्वेशन आया था IM इज इक्वल टू VM अपॉन इम्पीडेंस ऑफ Z, राइट। LCR सीरीज सर्किट के लिए हम लास्ट टाइम ये फॉर्मूला डिराइव करके लाए थे। अब इसमें जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, तो अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने अभी पता करा कि जैसे ही हमारा यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन आएगा तो क्या होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इंडक्टर में जो मिलने वाला रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फ्रेंड्स दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो रही है, राइट। अगर यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं तो क्या होगा, IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे XL और XC है तो XC की जगह में हम यहाँ पे XL लगा देते हैं, तो R² प्लस XL माइनस XL होल स्क्वायर। तो XL तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट R² प्लस 0, राइट। R² प्लस 0 में R² ही मिलेगा, तो यहाँ हमारी वैल्यू मिल जाएगी IM इज इक्वल टू VM, अंडर रूट R² का रूट निकालेंगे तो R आएगा, राइट। तो आप देखो कि ये वैल्यू तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारा इंपीडेंस कम हुआ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा Z था वो R के बराबर आ गया, राइट। जो R² प्लस XL माइनस XL दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इंपीडेंस वो R के बराबर आ जाएगा, यानी इंपीडेंस की वैल्यू कम हुई। इसको हम बोलते हैं मिनिमम इंपीडेंस। मिनिमम इंपीडेंस, इंपीडेंस की वैल्यू कम हो गई। जब भी इंपीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस इतनी हो जाती है तो वो मिनिमम इंपीडेंस कहलाता है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि एट रेजोनेंस कंडीशन जब भी आती है हमारी तो आपको ये लेना है कि R Z के बराबर हो जाएगा। तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल में MCQ में बोल दें कि इंपीडेंस यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन है तो आपको पूरा डिराइव नहीं करना है,
आपको डायरेक्टली आर इज इक्वल टू जेड ले लेना है, वरना आपको एक्सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्सेल करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला में पुट करके पूरा डिराइव करना पड़ेगा. तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर देयर इज अ रेजोनेंस कंडीशन डायरेक्टली यू कैन यूज जेड इज इक्वल टू आर, राइट. तो जैसे ही यहाँ पे हमारा जेड मिनिमम हुआ तो यहाँ पे करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा. जेड मिनिमम है यानी कि आर है, राइट. तो आर की वैल्यू कम हुई, जेड मिनिमम इंपीडेंस हुआ, तो करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा. करंट विल बी मैक्सिमम इन द सर्किट, मैक्सिमम इन द सर्किट. तो हमारी जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो यही फिनोमिना हमारा रेजोनेंस कहलाता है. यानी रेजोनेंस के वक्त हमारी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट होगा, है ना. और अगर हम फ्रीक्वेंसी डिराइव करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यही कंडीशन हम लेते हैं कि दोनों की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम हो चुकी है. ओमेगा एल हमारा आता है एक्सएल की वैल्यू और एक्सी हमारा आता है 1/ओमेगा सी. अगर ओमेगा को हम ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एल को हम नीचे ले आते हैं तो 1/L/C हो जाएगा. तो यहाँ पे जो हमें ओमेगा मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी हमें √L/C. ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L/C. तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अगर डायरेक्टली अगर हमें ओमेगा रेडियन पर सेकंड में बता रखा होता तो बहुत ही अच्छा है, वरना हम यहाँ पे नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो भी डिराइव कर सकते हैं. तो 2π न्यू इज इक्वल टू 1/√LC. तो न्यू इज इक्वल टू, अगर आप उसको ओमेगा 0 बोल दो तो आपको ओमेगा नॉट बोल दो तो ओमेगा नॉट लेना है यहाँ पे, राइट. तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC. ये हमारा आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, राइट. तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है तीन, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला और करंट का फॉर्मूला अपना, ये तीनों फॉर्मूला रेजोनेंस वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, राइट. तो ये आपको खास याद रखना है कि जब भी रेजोनेंस होता है, राइट, रेजोनेंस होता है तब हमारा करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. ऐसा तो करंट एम्पलीट्यूड हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी करंट मैक्सिमम ही होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है I0, ये I0 वो मैक्सिमम हो जाएगी. कब? जब हम नीचे लिखेंगे Z मिनिमम, इंपीडेंस हमारा Z होगा, राइट. R की वैल्यू हमारी यहाँ पे कम होगी, तब ये IM हमें IM मैक्सिमम मिलेगा. बहुत सारी बुक में इस तरह से लिखा होता है यहाँ पे मैक्सिमम, राइट. तो इस तरह से हमें करंट की वैल्यू जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, है ना. और करंट मैक्सिमम मिलेगा तो पावर में भी मैक्सिमम मिलेगा. पावर का हमारा फॉर्मूला आता है IRMS² इंटू आर. IRMS की जगह हम यहाँ पे रखेंगे IM/√2 हो जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ तो पावर की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगी, राइट. और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम करंट का ग्राफ बनाते हैं हम ओमेगा के साथ, जो कि मेगा रेडियन पर सेकेंड में है, राइट. यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल बता रखा है इसके लिए, तो अगर एल में 1 मिली हेनरी लेता हूँ और कैपेसिटेंस 1 नैनो फैरेड, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ओमेगा की वो क्या वैल्यू आएगी, मिली हेनरी यानी 10⁻³ और नैनो फैरेड यानी 10⁻⁹ -12 होगा, रूट से बाहर आएंगे -6, ऊपर जाएगा +6 रेडियन पर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं, पहला रेजिस्टेंस हम लेते हैं 100 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस हम लेते हैं 200 ओम. तो पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो कर्व बनेगा उसका पिक ज़्यादा रहेगा और दूसरा जो आएगा उससे हाफ रहेगा, राइट. ये हमारा फर्स्ट कर्व, ये सेकेंड कर्व. ये अपना 100 ओम के लिए है और ये अपना 200 ओम के लिए है. तो 200 ओम के लिए हमें जो कर्व मिला वो क्यों उससे कम मिला पहले वाले से, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बताता है कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगा. रेजिस्टेंस अगर डबल हुआ तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डेटा बता रखा है उसमें सेकंड वाला हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस 200 ओम है. 200 ओम होगा तो बट ऑब्वियसली जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो हाफ मिलेगी हमें. यहाँ पे वैल्यू हमें हाफ मिलेगी 200 के लिए, और 100 है उसके लिए वैल्यू हमें फुल मिलेगी, राइट. तो इस तरह से यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का आई और ओमेगा के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. तो फ्रेंड्स अब ये रेजोनेंस है उसकी एप्लीकेशन क्या है, राइट.
क्योंकि एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टीवी और रेडियो सेट में ट्यूनिंग सेट करने के लिए इस सर्किट का हम यूज करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन का हम यूज करते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से सारी फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दी है, लेकिन हमारा एंटेना क्या करेगा, उसको जब रिसीव करेगा तो हम क्या करेंगे, एफएम हमारे पास है मान लो रेडियो, तो उसमें ट्यूनिंग सेट करेंगे। तो हम ट्यूनिंग सेट करते वक्त यहाँ पे एक्चुअली कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करेंगे। हमें कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह से चेंज करनी है ताकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, राइट। मान लो आपको कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एफएम सुनना है, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी रखनी होगी जो ब्रॉडकास्ट की हुई है, और उसी चैनल पे आपको वो जो उसी चैनल का जो भी डेटा होगा वो आपको सुनाई देगा, राइट। तो ट्यूनिंग सर्किट में ये जो चीज़ है, राइट, रेजोनेंस कंडीशन, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, राइट। तो रेजोनेंस का यहाँ पे बहुत ही यूज़ होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी भी एप्लीकेशन बताता हूँ। हमारे पास जो LCR सीरीज जैसे सर्किट होता है, उसको जब हम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जब एंटर होते हैं तो जो डिटेक्टर रहता है उसमें भी रेजोनेंस कंडीशन सेट की होती है। अगर आप कोई मेटल की कोई चीज़ लेके आप एंटर कर रहे हो तो वो तुरंत साउंड बीप करेगा, क्योंकि मेटल होगा तो एल एक्सेल में जो ओमेगा एल है, एल की वैल्यू चेंज करेगी। एल की वैल्यू चेंज करेगी तो हमारी सर्किट रेजोनेंस में ना रह के वहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा और तुरंत चेंज हुआ करंट सर्किट डिटेक्ट करेगा, राइट। तो इस तरीके से टीवी सेट में ट्यूनिंग करने के लिए, एफएम में ट्यूनिंग करने के लिए, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बनाने के लिए हम यहाँ पे रेजोनेंस का यूज़ करेंगे, राइट। फ्रेंड्स, ये बात आपको नोट करनी है कि जब भी रेजोनेंस होगा तो हमारी जो सर्किट है वो ओनली यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस तरीके की ओनली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी, राइट। और ये भी आपको पता रखना है, ध्यान रखना है कि जो रेजोनेंस होगा वो केवल और केवल एलसी सर्किट में ही होगा, ना कि एलआर ना कि आरसी, उसमें नहीं होगा। जिस सर्किट में हमारा एल और सी होगा उनको बैलेंस करके ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अचीव करेंगे, राइट। तो ये था हमारा रेजोनेंस के ऊपर पूरा जो जितना भी डिटेल मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम करते हैं उसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले हम करेंगे नीट 2022 का क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है का सीरीज सर्किट विद इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता जाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू 10 हेनरी है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस 10 माइक्रो -6 यानी 10⁻⁵ फेरेड, राइट। रेजिस्टेंस हमारे पास है 50 ओम, ओके। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 200 साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा यहाँ 100 बता रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 रेडियन पर सेकेंड है। इफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट इज न्यू 0 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज न्यू, देन दोनों की वैल्यू हमें पता करनी है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पता कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड है ना। ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 100/2 पाई, यानी कि 50 डिवाइड बाई पाई हर्ट्ज। तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई, 50/पाई हर्ट्ज। अब हम फाइंड करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। न्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। तो 1/2 पाई, एल की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 10⁻⁻⁵। 1 -5 -4 हो जाएगा, -4 का रूट निकलेगा -2, -2 आएगा ऊपर, तो 100/2 पाई, 100 यानी कि 50/पाई हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आई है। न्यू भी हमारी 50/पाई हर्ट्ज है और ये भी 50/पाई हर्ट्ज है। तो यहाँ पे न्यू और न्यू 0 दोनों सेम आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारा मैच कर गया, यानी आंसर हमारा ए आएगा। तो ये था हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन। अब हम करते हैं ऐसा ही एक JEE मेन 2021 का। और 100 ओम रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे बता रखी है 100 ओम, और 0.1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की वैल्यू है 0.1 माइक्रोफेरेड, -6 करेंगे, एक डिजिट मूव करेंगे 10⁻⁷ फेरेड हो जाएगा। उसके बाद इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे हमें पता करनी है, बता नहीं रखी। इंडक्टर की वैल्यू हमें हेनरी में यहाँ पे फाइंड करनी है, एल की वैल्यू। और सोर्स वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट वो हमारा अप्लाइड सोर्स वोल्टेज है।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर हमें फाइंड करना है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ बता रखी है हमें 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज हमारी यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। हमें यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC, 2 पाई न्यू 0 इज इक्वल टू 1/√LC। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो सी और एल बाहर निकलेंगे, फिर हम यहाँ पे एल को सब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो स्क्वायर करते हैं, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। एल को ऊपर ले आएंगे, 1/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू सी, राइट। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं, एल इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेते हैं, 10। फ्रीक्वेंसी न्यू 0 हमारे पास है यहाँ पे 60, तो 60 इंटू 60, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आई 10⁻⁻7, राइट। तो एल इज इक्वल टू 6 6 36, 36 4 144, 144, 1 2 3 3 0 में यहाँ से काटेंगे तो बाकी रहेंगे -4, राइट। यहाँ पे 2 पॉइंट में और यहाँ पे मूव कर दूंगा तो यहाँ बाकी रहेंगे 10⁻², ऊपर आएंगे +2 हो जाएंगे, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे 1/1.44 है तो 0.7 आएगा 10⁻², तो 2 डिजिट मूव करेंगे हम तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया डी 70.3 हेनरी, राइट। तो ये हमारा आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, वो भी JEE मेन 2023 का ही है। उसमें बोला गया है कि एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास है 0.5, मिली की वैल्यू आएगी -3 हेनरी, और कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड 20 10⁻⁻6 फेरेड, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, रेजिस्टेंस होगा 20 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 220 AC सोर्स सप्लाई। तो VRMS यहाँ पे हमें मिला 220 वोल्ट, राइट। इफ द करंट इन द फेज विथ एन EMF, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ऑफ द सर्किट इज, हमारा यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड बता रखा है √x एम्पियर, राइट। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी रेजोनेंस सर्किट, राइट। रेजोनेंस सर्किट में ये हमारा क्या होता है कि Z इज इक्वल टू R होता है, तो VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R। IRMS को सब्जेक्ट करते हैं हम, तो VRMS अपॉन R हो जाएगा, और VRMS यहाँ बता रखा है हमें 220, और R हमारे पास है यहाँ पे 20, 0 0 कैंसल, यहाँ पे आ गए हमारे 11, IRMS इज इक्वल टू 11। अब हमारा फॉर्मूला था IM/√2 इज इक्वल टू 11, √2 ऊपर आ जाएगा हमारा, तो IM इज इक्वल टू 11√2। अगर हम ये 11 को, हमें यहाँ पे IM बता रखा है √x, अगर हम ये 11 को अंडर रूट पे भेजना चाहें तो 121 हो जाएगा, 121 2, यानी कि 242, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x हमें मिल जाएगा 242, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 242, राइट। इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ए। फ्रेंड्स, 2 और क्वेश्चन हम करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो 2 क्वेश्चन में थ्योरेटिकल लिए हैं। एक हमारा JEE मेन 2013 का, व्हेन रेजोनेंस इज प्रोड्यूस इन अ सीरीज LCR सर्किट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है वो बोला है। करंट इन द सर्किट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल, ये तो होता ही है, पहला भी होता है। इफ R इज रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल इंक्रीज, ये भी सही है। द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। फ्रेंड्स, रेजोनेंस के वक्त इंपीडेंस एक्चुअली मिनिमम होगा, √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z। अगर हम यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC ले लेंगे तो आप देखो कि x² प्लस 0 √R निकलेगा, स्क्वायर रूट का R² का हम रूट निकालेंगे तो R, तो एक्चुअली यहाँ पे इंपीडेंस हमारा मिनिमम हुआ, राइट। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ये वाला, तो आंसर आएगा डी। एक और क्वेश्चन हमारे पास है JEE मेन 2022 का, टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट। अगर हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है, राइट।
source frequency should be increased, another resistance should be added in series with the first resistor. रजिस्टर पर तो डिपेंड ही नहीं करता, राइट। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे सोर्स फ्रीक्वेंसी तो ये भी इंक्रीज होगी, हमें तो यहाँ पे क्या करना है, सोर्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा क्योंकि सोर्स फ्रीक्वेंसी और न्यू जीरो में इक्वल रखने हैं यहाँ पे, तभी हमारा रेजोनेंस हो पाएगा। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर, ये हो सकता है क्योंकि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस और भी छोटा होगा। जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू छोटी होगी उतना यहाँ पे हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगा। तो अगर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है तो कैपेसिटर हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं यार। और कैपेसिटर रिड्यूस कब होगा, जब और हम सीरीज में कैपेसिटर लगाएंगे तब। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर था, उसमें हमने 5 न्यूमेरिकल्स करे और रेजोनेंस का टॉपिक बहुत ही अच्छे से लर्न करा है। तो इसी तरह से आप लर्न करते रहिए। आने वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं पावर फैक्टर, राइट। तो तब तक के लिए आप पूरा चैप्टर वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन।